प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज एक बार फिर हम पूर्ण सियासी विषय में बात करेंगे जो देश की राजनीति से जुड़ा हुआ है। हमारा आज का विषय है विपक्षी एकता, किसे कमान कौन कुर्बान। संदर्भ यह है कि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी ने देश भर के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि 2024 के आम चुनाव के लिए अब 400 दिन का समय बचा है। इस 400 दिन के समय को व्यर्थ न गंवाएं, प्रण प्राण से जुड़ जाए, प्रचंड बहुमत के साथ पार्टी को वापस लाएं ताकि देश अमृत काल में और तेजी के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। देश भी बढ़े, पार्टी भी बढ़े, इस अभियान के साथ भाजपा ही लगे हुए हैं। अब भाजपा को रोकने की कोशिश के साथ देश के तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी कवायद करते रहते हैं और इस कवायद के अंतर्गत कौन कमान संभाले इसको लेकर द्वंद रहता है। एक समय था इस देश की राजनीति में कांग्रेस विरोध की राजनीति होती थी। अब इस देश में पिछले एक दशक से भाजपा और नरेंद्र मोदी के विरोध की राजनीति है। देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने की जद्दोजहद से जूझ रहा है। तमाम विपक्षी दल ऐसा मानते हैं, समय समय पर जताने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस में अब वो दम नहीं रहा, वो आब नहीं रही, वो चमक नहीं रही, वो नेतृत्व नहीं रहा जो देश की जनता में कटक से लेके कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वैसा माहौल बना सके जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी के इस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोका जा सके। पर बदली हुई परिस्थितियों में दो घटनाएं हुई हैं। एक, अभी तक राजनीति में एक अगंभीर चेहरे के तौर पर देखे जा रहे राहुल गांधी अपनी पदयात्रा के बाद कुछ गंभीरता से लिए जा रहे हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह है कि अभी 2-3 दिन पहले एक कन्वेंशन हुआ कम्युनिस्ट पार्टी का और उसमें बिहार के मुख्यमंत्री और विपक्ष का एक बड़ा चेहरा नीतीश कुमार शामिल हुए। उसमें नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि हमसे जो हो सकता था हमने कर लिया, अब कांग्रेस आए और कांग्रेस कमान संभाल ले और सारे विपक्षी एकजुट हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटों पर समेटा जा सकता है। आज हम इसी पर बात करेंगे। कांग्रेस ने नीतीश कुमार की इस प्रतिक्रिया का स्वागत किया है, पर साथ ही यह भी कहा है कि दिक्कत विपक्षी एकता के संदर्भ में यह है कि कई लोग सपना कांग्रेस विहीन विपक्षी एकता का देखते हैं। यह संभव नहीं है। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने भाजपा के साथ किसी भी स्तर पर कभी समझौता नहीं किया। हमारी बैठकों में लोग आते हैं, विपक्ष की बैठकों के अंतर्गत, और उनका जो तौर तरीका होता है वो सत्ता पक्ष के समर्थन का होता है। जयराम रमेश ये बात खुलकर बोले। तो आज हम इस पर बात करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार तो ठीक है, पर क्या ममता बनर्जी, क्या नवीन पटनायक, क्या जगन रेड्डी, क्या अरविंद केजरीवाल, ये सब अपनी प्रादेशिक और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार है? क्या नरेंद्र मोदी और भाजपा का भय इन्हें इतना तैयार कर देगा मानसिक रूप से कि वह कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए? ये सवाल है। इसका उत्तर खोजने की कोशिश आज हम इस कार्यक्रम में करेंगे। हमारा इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और राजनीति से जुड़ा हुआ है इस महत्वपूर्ण विषय पर किसी नतीजे पर पहुंचने की अपने स्तर पर तो कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कमाल का है, व्यंग है, समझने की कोशिश किया। हमारा विचार सूत्र कहता है कि द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ अ मैन इज टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, अर्थात मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने बारे में सोचना है। जोस मार्डी, क्यूबा के राष्ट्रवादी कवि दार्शनिक थे, उन्होंने यह बात कही थी। अब बाकी इंसानों को तो पता नहीं, पर राजनीतिज्ञ और राजनीतिक दल कम से कम इसी सिद्धांत पर अमल करने की बेहद ईमानदार कोशिश करते हैं, ऐसा हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं। इसे अपने ध्यान में रखते हैं, उसके साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ में प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचारवान चेहरे हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री हैं, कई बार के विधायक हैं। हमारे डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अभी दिल्ली में है, 1-2 दिन में रायपुर पहुंचने वाले हैं। कोई कांग्रेस का एक लंबे अंतराल के बाद महाधिवेशन हो रहा है। हमारे साथ परिमल कुमार जी हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं, नीतीश कुमार जी की बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद है। और इन सबके बीच में तटस्थ राय देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी भी हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम डॉक्टर अजय उपाध्याय से करेंगे, लेकिन इससे पहले दोनों बयान सुनेंगे
जिन बयानों की आधार भूमि पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक नीतीश कुमार जी का और दूसरा जयराम रमेश जी का। सुनिए एक बार। अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए, ताजा पाए हुए हैं, पार्टी के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोग को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार करते हैं। अगर मेरा चिरहुआ को अगर मान लीजिएगा, कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाला गया था। विपक्ष की एकता एक परिणाम हो सकता है भारत जोड़ो यात्रा का, और इस पर विचार होगा प्लीनरी में। क्या रूप लेगा वो हम अभी नहीं कह सकते, पर जो नीतीश कुमार जी ने बयान दिया है हम उसका स्वागत करते हैं कि उन्होंने माना है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर न केवल कांग्रेस पर हुआ है बल्कि भारतीय राजनीति पर भी हुआ है। ये भारतीय राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण उन्होंने स्वीकारा है और हम इसका स्वागत करते हैं। और हम अपनी भूमिका हम अच्छी तरह से जानते हैं। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो बीजेपी के साथ कहीं भी समझौता नहीं किया है। तो हमारे दो चेहरे नहीं हैं बीजेपी के संबंध में, हमारा एक ही चेहरा है। हम बीजेपी के विपक्ष में हैं, तो हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि हमें नेतृत्व करना है, क्योंकि कोई भी विपक्ष की एकता कांग्रेस के बिना असफल होगा। तो अब कमाल की बात है, एक तरफ नीतीश कुमार थे, भावनापूर्ण वक्तव्य दे रहे थे, बता रहे थे कि आप आगे बढ़िए, सबको साथ लेने की कोशिश कीजिए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ जयराम रमेश है, अभिभूत है, भारत जोड़ो यात्रा ने कमाल कर दिया है। वो कमाल करते करते उन्होंने अपनी तो प्रशंसा की, नीतीश कुमार की इज्जत उतार दी। उन्होंने कहा हमारे दो चेहरे नहीं है, हमने कभी भाजपा के साथ समझौता नहीं किया। अब कांग्रेस ने नहीं किया, ये तो बात ठीक है, पर नीतीश कुमार ने तो किया। तो कुल मिला के जयराम रमेश ने देश को बताया कि ये जो नीतीश कुमार मंच से बोल रहे हैं, इनकी बात में बहुत यकीन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दो चेहरे वाले आदमी है। तो डॉक्टर अजय उपाध्याय, मुझे रोशनी इसी में दिखाइए, अंधेरा दिख रहा है मुझे। तो जिसने आपको इतना सम्मान दिया, आपका आह्वान किया, आपने जो है सरे बाजार उसी का जो है चीरहरण कर दिया, ऐसे में हो जाएगी एकता। ऐसे में आप मुकाबला करेंगे भारतीय जनता पार्टी का, ऐसे में आप मुकाबला करेंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की उस जोड़ी का जो पिछले एक दशक से भारतीय राजनीति में करिश्मे के तौर पर देखी जा रही है, हमारे द्वारा नहीं, दुनिया के द्वारा। तो थोड़ा रोशनी दीजिए, किस गफलत में है, या कौन सी जमीनी स्तर पर सच्चाई दिख गई जिसमें आपको लगा कि इनसे तो निपट ही लेंगे, इनको भी निपटा देते। आप सभी को मेरा नमस्कार, सभी दर्शकों को भी। मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब आपने शुरुआती जो ये आज डिबेट शुरुआती की है, आप चाहते हैं कि यहाँ पे राजनीतिक झगड़ा बहुत आगे बढ़ जाए, लेकिन झगड़ा होने वाला नहीं जी। हम ये जो पूरा स्टेटमेंट है, और जयराम रमेश जी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, संयोग से मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पे मैं था। परसों की बात है जी, रादर कल की बात है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई जिसमें नीतीश कुमार जी के संदर्भ में ये बात है। ये ओवरऑल कुछ विपक्ष में लोग हैं, जब हम पार्लियामेंट में खड़गे साहब जब बैठते हैं और जब बुलाते हैं भाजपा के विरुद्ध, तो वो सब लोग कई मुद्दों पर साथ आते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल बात आती है, जब भाजपा को हराने की राज्यों की राजनीति में, वो लोग कांग्रेस के पीछे पड़ते हैं रादर की भाजपा के पीछे, और उनके जाने से भाजपा को लाभ होता है, कांग्रेस को हानि होती है। हमने देखा है कई चुनाव में, और मुझे लगता है कि स्पष्ट कहने में कोई कमी नहीं है, कोई मुझे इससे कोई गुरेज नहीं है। आम आदमी पार्टी है और ऐसी कई पार्टियां हैं देश में जो दिखाने के लिए वो भाजपा की प्रतिद्वंदी दिखती है, लेकिन भाजपा की बी टीम के साथ वो काम करती है और वो कांग्रेस को कमजोर करने की कहीं ना कहीं सियासत करती है, जिससे अंततः विपक्ष की जो मुद्दे हैं, विपक्ष के जो मापदंड है, उस पर कहीं ना कहीं वो खड़ा नहीं उतर पाती, और उन मुद्दों के अभाव में कांग्रेस को प्रहार करती है, भाजपा को नहीं। नीतीश कुमार जी एक सम्मानित नेता हैं, परिपक्व नेता हैं। उन्होंने जो
सलमान खुर्शीद जी उस मीटिंग में थे जब पटना की मीटिंग थी 3-4 रोज पहले। उन्होंने जो भी बात कही एक सुझाव के तौर पे, एक प्रेम में, एक सहयोगी का जो एक मन होता है, इनका भाव होता है, उसके तहत उन्होंने बात रखी। और मुझे लगता है उनके बात में जो सच्चाई झलक रही है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख विपक्षी भूमिका में है, उसके बिना विपक्ष की कोई परिकल्पना कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं भ्रम में देश को डालना चाहता है। यही बात, उसी को कहीं ना कहीं हमारे नेता जयराम रमेश जी ने भी सेकेंड किया। यहां कोई कंफ्यूजन हम लोगों को नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह से पटना की वो जो सभा हुई है, नीतीश कुमार जी ने जो बयान दिया है, जो दूसरा पार्ट उनका है कि विपक्ष ईमानदारी से एक प्लेटफॉर्म आ जाए। विपक्ष का मतलब कांग्रेस, जेडीयू और बाकी जो हमारे आज के यूपीए के जो अलायंस है वो सिर्फ नहीं, बाकी लोगों को भी आना चाहिए अपने अपने राज्य में। जैसे ममता जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, केसीआर हैं। यदि एक मंच बना ले तो 100 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। इसका तर्क है 234 सीट उत्तर भारत के लगभग राज्यों में है, सबको जोड़िएगा तो उसमें अधिकतर जगह पर भाजपा मजबूत है। साउथ में भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई रोल नहीं है। इन 234 सीट में चाहे कहीं ममता जी हैं, कहीं अखिलेश यादव जी हैं, कहीं नीतीश कुमार जी का एक अपना है पद है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस मजबूत है, बाकी दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। इन सबको मिलाकर के यदि एक जगह हम बैठ जाएं तो निश्चित तौर पे भाजपा। लेकिन ये कोई परिकल्पना कर रहा है। अजय जी, थोड़ा दो सवाल आपसे करना चाहता हूं। आपने काफी विस्तार से बोल दिया। आपने कहा आप तो झगड़ा कराने के लिए बैठे हैं। हम क्यों झगड़ा कराने के लिए बैठे हैं? आपके नेता जो बोले वो सीधे सीधे स्क्रीन पे सुनवाए। भाई जयराम रमेश जी ने बोला हमारे दो चेहरे नहीं है, हमने कभी भाजपा से समझौता नहीं किया। हमने अर्थ ये लगाया कि भाई हाँ, नीतीश कुमार ने तो भाजपा से समझौता किया है, उनके साथ सरकार भी बनाई है, उनके साथ चुनाव भी लड़ा है, तो दो चेहरे किसके हुए? नीतीश कुमार के हुए। तो हमने पूछ लिया, मासूम सा सवाल, आप नाराज क्यों हो गए? एक तो बिंदु ये है। दूसरा आपसे जानना चाहते हैं कि आपने बताया कि देखो इधर भाजपा नहीं है, इधर ये नहीं है, यहां पर ये है, यहां पर ये है, यहां पर ये है। तो ये जितने भी मजबूत लोग हैं तो इनको आप कहार बना के रखना चाहते हैं और खुद पालकी में बैठना चाहते हैं। ये जितने भी मजबूत लोग हैं ये जो है मजदूरी का काम करें और कांग्रेस को पालकी में बिठा के ढोने का काम करें। यही आपका आशय है कि देखो ये भी मजबूत, वो भी मजबूत। तो ये मजबूती किस बात के लिए? पहला तो मैंने लाइटर मोड में कहा है, आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं और आपकी चर्चा को, इस चर्चा को बहुत ही ध्यान से पूरा देश देखता है, पूरा श्रोता दर्शक आपकी इस विश्लेषण को लगातार देखता है और राजनीति के कहीं ना कहीं आप विमर्श पैदा करते हैं, इसलिए आप पर ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन एक लाइटर मोड में मैंने कहा कि ये कभी भी नीतीश कुमार के संदर्भ में बात नहीं थी और होगी भी नहीं, हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। नीतीश जी चाहे, मेरा तो गंभीरता से सवाल है आपका। आप लाइटर मूड में थे पर मैं बड़े गंभीर मूड में हूं अजय जी, और मैं समझना चाहता हूं कि नीतीश जी का इशारा किसकी तरफ था। भाई मैंने तो समझा जो जयराम रमेश ने कहा कि यही है दोहरे चरित्र का आदमी, यही है दोहरे चेहरे वाला आदमी है। आज भाजपा के साथ, कल किसी के साथ, आज लालू जी के साथ, कल आपके साथ। तो भाई गलत बात क्या कही जयराम रमेश जी ने? आप अपने नेता के साथ ही नहीं है क्या? मैं बहुत गंभीरता से हूं अजय जी। रमेश जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि कुछ लोग, जब पार्लियामेंट का भी मीटिंग होता है, जब विरोधी राजनीति का एक कहीं ना कहीं विमर्श करने का बात होता है और हम लोग चाहते हैं कि कैसे पार्लियामेंट में भाजपा को रोक सके, तो उस समय कुछ जरूर पार्टी के लोग आ जाते हैं, साथ में होते भी हैं, वो दिखते भी हैं। लेकिन संदर्भ जब चुनाव में आता है, फील्ड में लड़ने की बात आती है, तो भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं फील्ड में उतरते हैं। वो दिखा है कई राज्यों में, उत्तराखंड में दिखा, गोवा में दिखा, गुजरात में भी हुआ। तो ये स्पष्ट है, जनता समझती है। दर्शक आपके बहुत ही बुद्धिमान हैं, उनको राजनीतिक समझ बहुत है, वो समझ रहे हैं कि किसके संदर्भ में जयराम रमेश जी ने कहा है। दूसरी बात, एकदम नहीं, आपने जो दूसरा प्रश्न किया है कि पालकी वाली बात, एकदम दूर दूर तक नहीं। हम लोग पालकी वाले लोग नहीं है, हम लोग तो सड़कों पे चल रहे हैं। पांडे जी की पार्टी ने लगातार इस तरह के काम किए हैं, जनता के मुद्दे को जो एड्रेस करना चाहिए वो नहीं किया है उन्होंने। महंगाई, बेरोजगारी या नफरत का जो माहौल बनाया है, उससे हम कहीं ना कहीं चाहते हैं देश को मुक्ति देना। और आय की जो असमानता है, जिसमें सबने देखा है किस तरह अडानी जी का 50 गुना संपत्ति बढ़ा दिया इन्होंने, इनके मित्र की संपत्ति बढ़ी, आम जनता की संपत्ति दिन ब दिन कम होती जा रही है। हम एक राजनीतिक विमर्श पैदा करना चाहते हैं 2024 में, उन मुद्दों पर चुनाव हो, नफरत, हिंदू मुस्लिम, चर्बी गर्मी, 20-80 इन मुद्दों पर नहीं हो, जो जनमानस के मुद्दे हैं। और उसमें सभी पार्टियां चाहे क्षेत्रीय छत्रप हो या राष्ट्रीय हो,
जिनका जो से है वो उस हिसाब से वो रहे, आए, एक मंच पर आए और इसमें आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी ने न तो घोषणा की है कि कोई उनके यहाँ प्रधानमंत्री का कोई उम्मीदवार अभी है। हाँ, जरूर है, बड़ी पार्टी हम है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबने देखा है, कटक से लेकर के और कोहिमा तक सबने देखा है। हमारे पास सब जगह संगठन है, कहीं हम मजबूत हैं, कहीं कमजोर हैं। जो क्षेत्रीय पार्टी है वो कई जगह बहुत मजबूत है, लेकिन हमारी प्रेजेंस पूरे देश में है। तो हमारे बिना ये भी है अजय जी की इस बात में तो दम है कि इनकी प्रेजेंस पूरे देश में है, पर अजय जी कह रहे कहीं हम मजबूत है, कहीं हम कमजोर हैं। मैं ढूंढ रहा था कांग्रेस मजबूत कहां है। 30 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश ढूंढ ही रहे हैं। 543 इस समय संसद में लोकसभा का जो सदन है सदस्य बैठे हैं, उसमें कांग्रेस के पास कुल 51 है। और जो एक एक राज्यों की पार्टी है जैसे डीएमके 24 सदस्य हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वो भी 23 सीटों के साथ में है। जगन रेड्डी जी की वाईएसआर वो भी 22 सीटों के साथ है। अब इसके बीच में कांग्रेस कहती है हम देश की सबसे बड़ी पार्टी है। कैसे लोग मानेंगे? विचार करें अजय जी, पर हम इसे विस्तार देना चाहते हैं क्योंकि बड़ा अचंभा सा हो गया। कई लोग थे जो नीतीश कुमार को यह बता रहे थे कि आप आओ दिल्ली, अब पटना से निकलकर देश इंतजार कर रहा है आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए। मोदी जी का मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो नीतीश कुमार कर सकते हैं। क्या हुआ ऐसा जिसके तहत नीतीश कुमार उन उम्मीदों को सिरे चढ़ाने से बच रहे हैं और अब कांग्रेस का आह्वान कर रहे हैं? तो परिमल जी इस पर दिशा बताएं। क्या नीतीश कुमार को लग गया कि अब उनका समय पूरा हो गया इसलिए कांग्रेस का आह्वान कर रहे हैं, या पटना ज्यादा भा रहा है कि अगली बार भी मुख्यमंत्री मैं हो जाऊं? क्योंकि पहले तो उन्होंने कहा था कि अब बस हो गया। हुआ क्या जिसके तहत कांग्रेस के प्रति इतना प्रेम, इतना आग्रह उमड़ गया? नहीं, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार की प्रमुख चिंता यह नहीं है कि हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू बी नोटेड जी। उनकी चिंता है संविधान के बचाने की। उनकी चिंता है जो मौलिक मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, जो मूल्य नियंत्रण है, महंगाई में वृद्धि हो रही है, जो अल्पसंख्यकों के प्रति जो केंद्र सरकार जो तानाशाही और उसका दमन करने की नीति है, महिलाओं का सम्मान सुनिश्चित नहीं हो रहा, किसानों के हित की काम सरकार नहीं कर पा रही है, तो प्रत्येक मोर्चे पर बीजेपी फेल हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो और साथ ही साथ जो संविधान के मौलिक ढांचे हैं, जो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बीजेपी के केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर उसका उल्लंघन किया है। और यहां तक आपको बतला दें कि इनकी हिम्मत इस सीमा तक बढ़ गई कि 2020 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके यह अपील किया था कि संविधान से सोशलिज्म और सेकुलरिज्म सबको इरेज कर दिया जाए। तो देखिए, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं करते और यह हमारी विचारधारा बहुत प्रभावी विचारधारा है। और साथ ही से सलमान कुर्सी जो आए यहाँ, तो उन्होंने हमारे इस मॉडल की काफी प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि इस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की आवश्यकता है। तो कभी भी हमारे नेता ने यह नहीं कहा कि आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनकी चिंता राष्ट्र बचाने की है, संविधान बचाने की है, समता मूलक समाज की स्थापना करने की है। और प्रत्येक फ्रंट पर आप देखिए, इकोनॉमिक फ्रंट हो या फिर एम्प्लॉयमेंट हो या बेसिकली जो रूरल डेवलपमेंट की बात हो या माइनॉरिटी की बात हो, अति पिछड़ा की समस्या हो, विमेंस एम्पावरमेंट की बात हो, तो उस स्थिति में बिहार ने तो एक प्रतिमान स्थापित किया है। इसका मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगा, मेरी आंखों से तो आंसू निकलने की स्थिति बन गई। आपने देश के संदर्भ में अपने नेता को लेकर जो चिंताएं बताई ना, लगा कमाल है। पर हमें एक बार बताओ कि जिससे अपना घर नहीं संभल रहा वो मोहल्ले और शहर की बड़ी चिंता कर रहा है। नीतीश कुमार जी से अपना जो राज्य वो इतने साल से संभाल रहे हैं, वहां के लोगों की तो जिंदगी बचाई नहीं जाती। जहरीली शराब पी पी कर लोग मर जा रहे हैं। उनके अपने मंत्रिमंडल के सदस्य जो है रामचरितमानस में आग लगवा देने के हालात बना रहे हैं। और आप यहां पर चिंता बता रहे हैं। हमारे नेताजी देश को लेकर बड़े चिंतित हैं, देश में संविधान को लेकर बड़े चिंतित हैं, देश के लोगों को लेकर बड़े चिंतित हैं। बड़ा कमाल है, घर में इतने ज्यादा फसाद है, चिंता मोहल्ले और शहर की है। कैसे? सेवा जन कल्याण है, सत्ता सुख प्राप्ति करना हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार का कभी भी आधार नहीं रहा है। यही कारण है कि वो पद प्रतिष्ठा की पद की चिंता नहीं करते और यही कारण है कि वो सभी विपक्षी दल, चूंकि संविधान खतरे में है और भारत के लोगों के बीच निराशा घर कर गई है, तो यह सभी विपक्षी दलों जो संविधान में आस्था रखने वाली पार्टियां हैं,
उनका यह दायित्व है कि वो एक मंच पर आए और 2024 में भारत को बीजेपी मुक्त बनाए। अच्छा परिमल जी, एक सवाल का उत्तर दीजिए। देश के लोगों में भयंकर निराशा है, देश के लोग हताश हैं और देश में जिसकी सरकार है वो सब बर्बाद कर दे रही है। और नीतीश जी तो उम्मीद है, आशा है, विश्वास है, संभावना है, कमाल है और क्या है। पर इसके बावजूद भी ये कमाल कैसे होता है कि जो नीतीश कुमार है, जिनकी प्रति जनता इतनी लालायित रहती है, वो अपने प्रदेश में ही तीसरे नंबर की पार्टी होकर रह जाते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी, जिसके चलते पूरे देश में निराशा है, वो 3 दशक के बाद प्रचंड बहुमत के साथ दूसरी बार भी आ जाती है और उसे 303 और वर्तमान में 302 सीटें हासिल रहती हैं। इस कमाल के संदर्भ में परिमल जी दृष्टि दीजिए ना। इतनी हताशा, इतनी निराशा के बावजूद भी लोग वोट क्यों कर देते हैं भाई? बोलने दें कि चिंता का विषय क्या है। जैसे देखिए, जब आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स के रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत विश्व के 30 ऐसे राष्ट्रों में शामिल है जहां कुपोषण चरम पर है। फिर देखिए, भारत सरकार की जो इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये अपने प्रतिवेदन में यह कहा कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में बेरोजगारी पिछले 45 वर्ष के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी। अभी आया है इसी वर्ष, आप देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022, उसमें कहा गया है कि भारत मीडिया कर्मियों के लिए असुरक्षित राष्ट्र है। और अभी तुरंत आपने देखा बीबीसी के जो दफ्तर है उस पर ये इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। क्या यह संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं है? मीडिया कर्मी लोकतंत्र के चौथे प्रहरी है। तो प्रत्येक स्थिति में फिर आप देखिए, केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कृषि नीति लाया। उनकी मंशा थी कि किसानों के जो अपेक्षाएं हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उनको पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रख देना। और यही कारण है कि किसानों के मांग पर सरकार ने भारत नेपाल सीमा पर केंद्र सरकार की संस्था है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसने भारत नेपाल सीमा पर सड़क का निर्माण किया। और ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है कि इसमें बड़े पैमाने पर वित्तीय हेराफेरी की गई। फिर मैं बतलाता हूं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो वित्त मंत्रालय की संस्था है, उसने 2022 में इकोनॉमिक सर्वे जारी किया और कहा कि केंद्र सरकार वित्तीय कुप्रबंधन कर रही है। तो इतने सारे, और आप देखिए ना, महंगाई किस लेवल पर है। सरकार की जो नीति है, सरकार जो घोषणा करती है केंद्र सरकार, जैसे एक उदाहरण दे दे, इन्होंने हिंदू भावनाओं को दोहन के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट लाइन की स्थिति देखिए। जो रिपोर्ट आया है, एनजीटी का रिपोर्ट मैं कह रहा हूं कि एनजीटी ने अपने प्रतिवेदन में यह कहा कि गंगा के सफाई पर लगभग 7400 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसके बावजूद बैक्टीरिया की मात्रा में लगातार वृद्धि और ऑक्सीजन की मात्रा में गंगा जल में कमी आ रही है। फिर आप देखिए, इस नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए मॉडर्नाइजेशन ऑफ बैंक या स्वदाहगिरी के प्रबंधन के प्रावधान थे। आपने कोविड काल में देखा कि उत्तर प्रदेश जो बीजेपी शासित राज्य है, सबों को डायरेक्ट गंगा में प्रवाहित कर दिए गए। बतलाए ये अनदेखी है कि नहीं? फिर सरकार कहती है कि उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस सिलेंडर दिया जाता है, एक बार उसके रिफिल की व्यवस्था है क्या? अब बतलाए कि घर में सिलेंडर रखा हुआ है, इसके लिए पैसे। परिमल जी के बाद में धारा प्रवाह इस सरकार की विफलता जो केंद्र में बैठी है सूची है। परिमल जी कह रहे हैं कि ये आम आदमी को प्रताड़ित कर रहे हैं, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और लोगों को मौलिक अधिकारों के लिए भी मोहताज कर दे रहे हैं। अब समय आ गया प्रेम प्रकाश जी से दो टूक बात करने का। तो प्रेम प्रकाश जी, देश में आपके खिलाफ माहौल है, देश की जनता में आपको लेकर हताशा है, निराशा है और विपक्ष अब ये महसूस कर रहा है कि आपको निपटा देंगे, बस साथ आके खड़ा होना है। तो तय हो गया है, अब साथ आएंगे। घबरा तो नहीं गए आप? चुनाव लड़ेंगे या चुनाव से ही भाग जाएंगे? क्योंकि सब इतना इकट्ठा हो रहे हैं। थोड़ा बताइए, एक तो देश को इस कदर आपने बेवकूफ क्यों बनाया, और दूसरा अब विपक्ष की समझ में आ गया है दिक्कत आपसे नहीं है, दिक्कत आपस में है। अब आपस की दिक्कत निपटाएंगे और फिर आपको निपटाएंगे। क्या कहते हैं? देखिए, मैं दोनों लोगों को सुन रहा था जी। आपका विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ये सब लोग एक हो जाए जी। ऐसा नीतीश कुमार जी ने एक पटना के सम्मेलन में कहा। अब नीतीश कुमार जी इसलिए कहेंगे कि बिहार में जो उनका होना था हो चुका है। 2 बार भाजपा के साथ, 2 बार आरजेडी के साथ, 3 बार भाजपा के साथ। तो
बिहार में दो ही वोट बैंक है, एक है लालू विरोधी, एक भाजपा विरोधी। तो अब या तो उधर रहेंगे या इधर रहेंगे। अब कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी जी का कांग्रेस के अंदर स्थान बना, देश में बना, जो भी बना हो, उससे भाजपा को कोई ये नहीं है। जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा इन सब से आज भी लड़ रही है जी। कोई ऐसा नहीं है। आज भी आप देखेंगे अखिलेश यादव से यहां लड़ रही है, मायावती से लड़ रही है यूपी में, बिहार में इनसे लड़ रही है। जेडीयू को छोड़ दीजिए, कभी हमारे साथ रहते हैं, कभी उधर जाते हैं। और जहां तक एकता की बात है, तो ये देखिए देश में दो बार हुआ। एक बार 1967 में हुआ था, तो उस समय का जो नेतृत्व था वो कांग्रेस विरोध की जो एकता थी वो हुआ। 77 की जो विशेष परिस्थितियां थी कि इमरजेंसी लगा और 19 महीना लोग अंदर रहे जी। ये सब एक तो होना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि सब दूल्हा बनना चाहते हैं। कोई जयप्रकाश कौन बनेगा? जी। जयप्रकाश बनने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो आखिर एक होंगे कैसे? जितनी इन्होंने बात कही संविधान खतरे में है, ये खतरे में है। अरे संविधान कहाँ खतरे में है? न्यायालय चल ही रहा, पार्लियामेंट चल ही रहा, आप यहाँ बोल ही रहे हैं, बीबीसी की बात कर रहे हैं। बीबीसी पे कई बार लोगों ने बता दिया कि भाई पहले से नोटिसेस थे, सर्वे है, आपने बीबीसी को तो 2 बार प्रतिबंधित किया, बंद किया। लेकिन मतलब इशूज ठीक है, आप इशू उठाइए, इशू उठाना आपका काम है। गरीबी और अमीरी का बढ़ा दिए, डिसइन्वेस्टमेंट कौन लाया? 91 से आया है। तो जो सारी चीजें हैं कोई आज तो नहीं हो रही। आज हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ में आज हम 5वें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इकोनॉमी बन के हैं। तो ये सब बहस नहीं है, बहस है कि राजनीतिक दृष्टि से ये एक होकर के हमारे खिलाफ आना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपने ही दम पे, अपने विचारधारा के साथ, और कहीं कहीं अगर राज्यों में उनके साथ जो अलायंसेस होते हैं तो उन अलायंसेस को लेकर के वो आगे बढ़ रही है। और हम आने वाले समय में हमारा भी लक्ष्य है कि हम 350 से ऊपर का लक्ष्य लेकर के माननीय मोदी जी ने। आदमी ये मानता है कि वो अनुभव से सीखता है। आपने स्वयं हवाला दिया 1967 का, फिर आपने 1977 का भी हवाला दिया। 1977 में क्या हुआ था? एक शख्सियत थी, नाम था उनका इंदिरा गांधी। उन्होंने अपने व्यक्तित्व को इतना प्रभावी बना लिया था, इतना आक्रामक बना लिया था। उनके साथ में एक संजय गांधी हुआ करते थे कि दोनों मिलकर ही देश हो गए तो बाकी सारे लोग खिलाफत में एकजुट हो गए। क्या आपको नहीं लगता है कि देश में एक बार फिर वैसा दौर है? नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व इतना प्रभावी, शख्सियत इतनी बड़ी, उनके साथ अमित शाह, अब ये जो जोड़ी है इसने कुल मिलाकर बाकी विपक्षियों को एकजुट होने के लिए बाध्य करना शुरू कर दिया है। और अगर जुट जाएंगे तो वो बोल भी रहे हैं 100 के अंदर आपको निपटा देंगे। क्या कहते हैं? थोड़ा अपने तरीकों में, तेवर में बदलाव लाएंगे या तेवर ऐसे ही रखेंगे? विपक्षी लोग बड़े परेशान रहते हैं, ऐसा बोलते हैं कि आजकल आप निपटने के लिए वोटों की चिंता नहीं करते हैं, आजकल आप केंद्रीय एजेंसियों को भरोसे रहते हैं, चुन चुनकर हर विरोधी दल के नेता के पास में भिजवा देते हैं। क्या ये केंद्रीय एजेंसियां ही तो विपक्षी एकता की धुरी नहीं हो जाएंगी? ये सवाल है, थोड़ा रोशनी दीजिएगा। देखिए, इमरजेंसी में सब लोग एक हुए थे, तो उसमें बहुत सारे दल मिलकर के उन्होंने अपने दल को समाप्त किया था जी। हम लोगों ने भी उस समय राष्ट्रहित में जनसंघ को समाप्त करके जनता पार्टी बना जी। और जनता पार्टी बना, और जनता पार्टी बनने के बाद आप देखेंगे 1.5 साल के अंदर ही फिर उसी में से जो लीडरशिप की हमको प्रधानमंत्री बनना, हमको बनना, उस समय जनसंघ की ज्यादा सीटें आई थी। उसके बावजूद भी राष्ट्रीय हित में उन्होंने मोरारजी भाई जो वरिष्ठ थे उनको प्रधानमंत्री बनाया। और एकमात्र भारतीय जनसंघ थी उस समय कि जो अंत तक जनता पार्टी के साथ रही। लेकिन यही कुछ लोग जो बार बार दोहरी सदस्यता और ये जो वैचारिक आधार पे करते रहे, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी चली, और तब से भारतीय जनता पार्टी अकेले चल रही है। साथ में जो स्टेट में आना चाहते आए, और जो कमिटमेंट लोगों के साथ हम करते हैं वो कमिटमेंट हम पूरा करते हैं। अब लोगों को हर जगह सिर्फ
अपना ही देखना है तो ऐसे लोग चल जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान में और उस समय की इंदिरा गांधी जी ने जो किया था, उस समय प्रेस बंद था, आपके कोर्ट्स में नहीं थे, संसद में लोग नहीं जा पा रहे थे, सारे लोग, सारे दलों के नेता जेल में थे। अभी कौन है? अब उस समय जो था वो राजनीतिक आधार पे लोगों को बंद किया गया था। आज अगर आप ईडी सीबीआई की बात करते हैं तो ईडी तो उन्हीं के यहाँ जा रही ना जो भ्रष्टाचार हैं, और अगर भ्रष्टाचार में नहीं लिप्त हैं तो कोर्ट उनके लिए खुला है और कोर्ट में वो जा भी रहे हैं, तो वहां पर तो कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद सुप्रीम कोर्ट में 22 साल तक लड़े, आप उसी मुद्दे को फिर से वो बीबीसी में ले आते हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता उस समय भी तो कोर्ट में लड़ते रहे। कुल मिलाकर प्रेम प्रकाश जी का कहना है कि हमने ऐसे हालात नहीं बनाए जैसे 1977 में थे, और ना ही विपक्ष यहां पर इतनी त्याग के लिए तैयार है कि अपने दलों का विलय एक पार्टी में कर दे, तो इसलिए कुछ होने जाने वाला नहीं है। प्रेम प्रकाश जी ने तो बता दिया है, ये 100 के अंदर हमें समेटेंगे, हमारी तैयारी तो 350 से ऊपर जाने की है। अब मेरे पास में तटस्थ टिप्पणी के लिए प्रमोद गोस्वामी जी के पास जाने का रास्ता है, पर उससे पहले परिमल जी हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। एक बार परिमल जी का संक्षिप्त में हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर जाके प्रमोद जी से समझते हैं इन तीन विचारों के बीच में निष्पक्षता की राह क्या बताती है। जी परिमल जी, क्या हुआ, ऐसा क्या कह दिया प्रेम प्रकाश जी ने जो आपको आपत्तिजनक लगा? ने कहा कि भारत विश्व की 5वीं महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था क्यों से उभरी है, तो मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि यदि भारत विश्व की 5वीं प्रमुख अर्थव्यवस्था है तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार पर 140 लाख करोड़ से भी अधिक का कर्ज क्यों? दूसरा, भारत में यदि कोई बच्चे जन्म लेते हैं तो ऑन एन एवरेज उस पर 1 लाख का कर्ज होता है। तीसरी बात, लगातार भारत के अधिक से अधिक लोग कुपोषण के शिकार हो रहे हैं और भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। चौथी बात, तो आप जीडीपी के परसेंटेज के रूप में देखें, बीजेपी के शासन काल में एक्सपोर्ट में सतत रूप से जीडीपी के परसेंटेज के रूप में कमी आई है। बीओपी की स्थिति में पॉजिटिव स्थिति नहीं आ पाई। तो आखिरकार प्रत्येक फ्रंट पर आप देखिए कि चाहे वो पर्टिकुलरली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात। परिमल जी ने एक सीधे मोटे तौर पर हम बात करें तो उन्होंने ये समझाने की कोशिश की, ये दावा करते हैं 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, लेकिन पैमाना जो आम आदमी की जिंदगी में बदलाव का है वो ये बताता है कि हम हर मोर्चे पर पिट रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, चाहे वो हंगर इंडेक्स के संदर्भ में है, चाहे बेरोजगारी के संदर्भ में, हर मसले पर तो विफलता हाथ में लग रही है। और आप बता रहे हैं कि देश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया, यानी राहुल गांधी के आरोपों की आप पुष्टि कर रहे हैं कि कुछ लोग बहुत अमीर हो जा रहे हैं, बाकी लोग गरीबी के नीचे ही चले जा रहे हैं। लेंगे इसका जवाब हम प्रेम प्रकाश जी से, लेकिन अभी समय है प्रमोद जी के पास जाने का। प्रमोद जी, आपसे जानना चाहता हूं, कितनी गंभीरता से लें नीतीश कुमार के आह्वान को, कितनी गंभीरता से लें कांग्रेस की विपक्षी एकता की कोशिश को, और कितनी गंभीरता से लें इस बात को कि देश वाकई खतरे में है जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। 3 विषयों पर आपकी टिप्पणी बतौर बुद्धिजीवी, बतौर निष्पक्ष पत्रकार। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो एक चीज तो यह है कि जो आपने पहला सवाल किया कि नीतीश कुमार जी की विपक्षी एकता, जी, वो एक बड़ा सवाल है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि समूचा विपक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से पिछले 8 वर्षों में विपक्ष को नेपथ्य में लाके खड़ा कर दिया है, उससे वो बहुत हताश और निराश है। और वो ये महसूस कर रहा है, वो चाहे कोई भी राज्य हो, वहां अगर आप देख लें तो चाहे आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, हरियाणा चले जाइए, ये सब जगह, बाकी और जो राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी किस ढंग से, वो भी अलग है, लेकिन वहां गोवा के प्रकरण ले लीजिए, लेकिन चाहे वो तरीके कुछ भी हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चतुराई कह लीजिए या साम दाम दंड भेद कह लीजिए, विपक्ष को पूरी तरीके से ये कह लीजिए कि बगैर दांतों का हाथी बना दिया है जी। और विपक्ष इसकी वजह से बुरी तरीके से चिंतित है, वो समझ रहा है। और उसकी सबसे बड़ी चिंता डॉक्टर साहब मुझे ये लगती है कि विपक्ष ये जान रहा है कि अगर 24 में भारतीय जनता पार्टी को हम नहीं रोक पाएंगे तो फिर विपक्ष जो है
वो बिल्कुल नए पथ में चला जाएगा और उसका अपना कोई बहुत अस्तित्व या महत्व नहीं रह जाएगा, उसकी भूमिका नगण्य हो जाएगी। सभी क्षेत्रपों को, क्षेत्रीय क्षेत्रपों को भी इस बात का डर है। इस वजह से विपक्ष ये चाहता तो है और कांग्रेस भी चाहती है, समूचा विपक्ष भी चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी को 24 के इलेक्शन में हराना बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा हो जाता है कि वहां जो क्षेत्रीय दल है वो, अच्छा इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर भले ही ये बात कह ली जाए कि 543 में 51 कांग्रेस की सीटें हैं, बाकी उसका कोई बहुत ज्यादा सीटें नहीं हैं, लेकिन ये भी सच है कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। तो राष्ट्रीय दल तो है ही कांग्रेस, राष्ट्रीय स्तर पर उसके अपने संगठन है, उसकी अपनी पकड़ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस को माइनस करके जो जयराम नरेश ने कहा है, ये विपक्ष की एकता की सोच भी बेमानी होगी, ये भी जयराम नरेश ने सही बात कही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिक्कत सिर्फ ये आ रही है कि जैसे आप उत्तर प्रदेश में ही ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट है रायबरेली की जी। अब अगर लोकसभा चुनाव में चाहे वो अगर ये सारे दल मिल जाए तो सपा, बसपा और कांग्रेस ये प्रमुख रूप से हैं, अगर मिल जाए तो वो अगर उनको 2 सीट की बात कह रहे हैं, यहाँ जो गलियारे में है कि भाई 2 सीट दे देंगे, एक पे है हम 2 दे देंगे उनको, लेकिन कांग्रेस उस पर तैयार नहीं होगी। ये जो दिक्कतें सीटों, क्षेत्रीय दलों की अपनी मजबूरियां हैं कि वो अपने अस्तित्व को जी, आपने ये सारी कहानी तो बता दी, आपसे जानना ये चाहता हूं, आपने सीधे तौर पर बताया कि कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर हैसियत है, उपस्थिति है, पर क्षेत्रीय दलों की अपनी क्षेत्रीय राजनीति की जरूरतें हैं और महत्वाकांक्षा है। क्या भाजपा का डर, क्या नरेंद्र मोदी का भय, क्या अमित शाह की राजनीति के चलते घबराहट इन क्षेत्रीय दलों को इतना बाध्य कर देगी कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार कर लें? क्या इसके लिए तैयार हो जाएंगे हमारे माननीय चंद्रशेखर राव, इस ज्यादा सीटों पर कांग्रेस लड़ ले? क्या तैयार हो जाएंगे इसी शर्त के आधार पर नवीन पटनायक की ये कांग्रेस के हिस्से में कुछ सीटें दे दी जाएं? क्या अखिलेश यादव इस त्याग और तपस्या के संदर्भ में कोई मिसाल बनने के लिए तत्पर होंगे? और वो छोड़िए, क्या नीतीश कुमार अपने हिस्से की सीटें देने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अपने संदर्भ में इतना त्याग हासिल कर लेगी बाकी दलों का? डॉक्टर साहब, इसमें निश्चित रूप से जो विपक्ष की अपनी है कि हम बचाए रख, या मोदी जी और शाह से या भारतीय जनता पार्टी से जितने दहशत में हैं, जितने डरे हुए हैं, उससे कम कांग्रेस भी डरी हुई नहीं है जी। तो इस समय डरी कांग्रेस भी है, ऐसा नहीं है और कांग्रेस नहीं चाहती है। मुझे लगता है कि जिस ढंग के बयान आ रहे हैं, जैसा कि जो अभी नीतीश जी ने ध्यान दिया तो वहां सलमान खुर्शीद से उन्होंने भी एक सकारात्मक बात ही कही है और एक ये संदेश देने की कोशिश की है कि कांग्रेस भी इस पक्ष में है। जयराम नरेश जी ने भी यही बात कही है कि हम स्वागत करते हैं उनके, नीतीश जी के। तो ये इस बात का संकेत है या इस बात का कहीं ना कहीं संदेश है कि कांग्रेस भी वो ये नहीं चाहती है कि इस आधार पर नहीं चाहती है कि हमको जितने भी क्षेत्रीय छत्रप हैं वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे हमको जोड़ना चाहें। ये बड़ी उलझन है। मैं वापस आता हूं डॉक्टर अजय उपाध्याय, समझ नहीं जाता कि कांग्रेस इतनी डरी सहमी सी क्यों रहती है? भारत जोड़ो यात्रा निकाले, आज तक नहीं कह पाए कि एक राजनीतिक यात्रा है। पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, ये एक शुद्ध राजनीतिक यात्रा थी। केवल कांग्रेस के वो नेता जो मीडिया को संबोधित करते हैं वही ये बताते हैं ये एक गैर राजनीतिक यात्रा थी। दुनिया जानती है, देश जानता है इस यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे थे। केवल कांग्रेस के यही नेता ये बताते हैं कि राहुल गांधी बाकी 119 पदयात्रियों के साथ थे, उनका नेतृत्व नहीं था। तो ये नेतृत्व को लेकर भय, डर
घबराहट, असमंजस, भ्रम, किस लिए डॉक्टर अजय उपाध्याय किस बात से इतना डरते हैं? क्या डरता कि राहुल गांधी अगर नेतृत्व करेंगे तो बीच में ईडी पकड़ के ले जाएगी, इसलिए कह दिया नहीं 119 120? किस बात से घबराते हैं इतना? नहीं, ईडी के लिए तो 55 घंटा राहुल जी गए थे। अब 55 घंटा ईडी 5 दिन तक पूछताछ की, पता नहीं अभी तक ईडी के उसमें पीरियड में क्या क्या चीज आया है, अभी तक कोई चर्चा उस पर नहीं हो। राहुल जी अभी भी और कांग्रेस के लोग अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ईडी ने 55 घंटे में क्या पूछताछ की और क्या रिजल्ट आया। ईडी का काम जो है, ईडी अपना काम कर रही है, लेकिन देश के लोग इस देश को देख रहे हैं। जैसे आपके यहाँ भी हो रहा है छत्तीसगढ़ में, ईडी काम शुरू कर दी, महाधिवेशन हमारा शुरू हुआ। तो राहुल गांधी जी जब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, आपने ठीक कहा, वो राजनीतिक यात्रा में थी। कांग्रेस पार्टी विशुद्ध सामाजिक, राजनीतिक, वैचारिक तीनों का एक गठजोड़ बना करके वो यात्रा की, जिसमें जनता के मुद्दे विमर्श को आगे लाए और हम लोग कांग्रेस के झंडे के तहत नहीं, तिरंगे के तहत उस यात्रा को निकाले, जिसमें अलग अलग दलों के लोग, अलग अलग सामाजिक संगठनों के लोग आए। यदि कांग्रेस के तिरंगे के साथ, कांग्रेस की यात्रा के साथ हम जाते तो शायद इतने व्यापक स्तर पर जो सामाजिक संगठनों के लोग उसमें जुड़े हैं शायद नहीं जुड़ते। ये मेरा सवाल है आपसे, अपनी पार्टी और अपने झंडे को लेकर आपको इतनी हीनता और दीनता का भाव क्यों आ गया? क्या हो गई आपकी पार्टी? एक समय कांग्रेस के नाम और कांग्रेस के झंडे के आधार पर लोग साथ हो जाया करते थे। इतना पतन आपका हो गया कि आपको ये डर लग गया कि अगर हमारा कांग्रेस का झंडा रहेगा, उसका डंडा रहेगा, तो सामाजिक लोग आएंगे नहीं। आपको वाकई लगता है आपकी पार्टी इतनी बदतर हो गई कि लोग छूने से डरते हैं, इसलिए आपने कहा नहीं अपनी पार्टी का नाम रहने दो? ये तो बड़ा कमाल हो गया डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैं समझ नहीं पाया इतनी बुरी हालत आपकी हो गई। डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, आपका प्रश्न करना एक पत्रकार के नाते करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे देश में हैं जो राजनीतिक पार्टियों के कहीं ना कहीं परिधि से बाहर आकर के हैं, उसको उसके बाहर आकर के एड्रेस करना होगा। नफरत का यदि माहौल देश में बना है, भारत के तिरंगे को लेकर के यदि देश के लोग आगे बढ़ रहे हैं, सामाजिक संगठनों के लोग जो पार्टियों के अंदर नहीं आना चाहते, चाहे वो भाजपा भी बहुत सारे यात्राएं निकालेंगे तो उनके साथ भी वो नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वो पार्टियों के बंधन से उन्मुक्त होकर के अपनी बात को रखना चाहते हैं। वो लोग, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे अधिकारी हैं, पूर्व सैनिक हैं, वो लोग इसमें जुड़े। अभी हमने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम शुरू किया है जो 2 महीने तक चल रहा है। और अभी रुकिए ना अजय उपाध्याय, अभी भारत जोड़ो पे और रहते हैं ना, विपक्षी एकता के लेके बात कर रहे हैं। आपने जोड़ने की बात कही थी, आप कितने बिखरे हुए हैं। यात्रा के समापन में तो यही दिखा, कितने दलों को आपने पत्र लिखा था, कितने लोगों को न्योता भेजा था श्रीनगर आने के लिए, एक को नहीं आया। ये जो नीतीश कुमार हैं, इन तक को टाइम नहीं मिला आपके मंच पर आने के लिए, या मन नहीं रहा आने के लिए। वही फारूक अब्दुल्ला, वही महबूबा मुफ्ती, वही उमर अब्दुल्ला, इन्हीं से काम चलाना पड़ा। विपक्ष के वो चेहरे जो भाजपा के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, विपक्ष के वो चेहरे जिनको साथ लेकर आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सियासत में धराशायी कर देना चाहते हैं, कोई दिखा ही नहीं। क्या हो गया ये आपके संदर्भ में? परिमल जी के पास आऊंगा मैं इसके बाद में, अगर परिमल जी जुड़े रहे। पर बताइए अजय जी, कहां सफल हुए आप? जब कन्याकुमारी से हम लोगों ने यात्रा शुरू की थी तो आप नेताओं की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। यदि मैं गनाने लगूं तो 2 दिन उसी में चर्चा आपको करनी पड़ेगी। वहां के मुख्यमंत्री हमारे दल के नहीं है, वो उन्होंने शुरुआत की थी, और हर राज्य में जहां जहां हम गए, चाहे महाराष्ट्र गए। अजय जी, आप बड़े ईमानदार आदमी हो, ईमानदारी से बात करना। आपने आमंत्रण दिया था कि नहीं दिया था समापन में शामिल होने का, और लोग आए थे या नहीं आए थे, दोनों बात में ईमानदारी से डॉक्टर अजय उपाध्याय इस कार्यक्रम में बता दें कब, कौन, क्या, कैसे आया था। ये तो हमने भी दिखाया था। हम उन चुनिंदा चैनल में से रहे जिन्होंने इस यात्रा के संदर्भ में होने वाले हर घटनाक्रम को देश के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। अब ईमानदारी की बात यह है डॉक्टर अजय उपाध्याय, इस संदर्भ में आपकी टिप्पणी चाहिए हमें कि हाँ, विपक्षी एकता के वो तमाम चेहरे जिन्हें उस समापन में मौजूद होना चाहिए था वो नहीं थे। क्यों नहीं थे? किससे डर के नहीं थे? नरेंद्र मोदी से डर के नहीं थे, अमित शाह से डर के नहीं थे, या राहुल गांधी के भविष्य को लेकर डरे हुए थे इसलिए नहीं आए थे? बस डॉक्टर साहब, मैं अपनी बात रखूं? जी, अनुमति हो तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी। आपने कहा है
जो यात्रा हमने समापन किया, एक कार्यक्रम हमारा समापन कार्यक्रम था, व्यापक स्तर पर था, आपने देखा और आपने सच में धन्यवाद आपको देता हूं, आप जैसे कुछ पत्रकारों को जिन्होंने स्पष्टता के साथ उस सारे घटनाक्रम को भी दिखाया, इस तरह वहां पे जम्मू कश्मीर में कैसे प्राकृतिक परिस्थिति बावजूद हमने यात्रा समापन कार्यक्रम व्यापक स्तर पर किया। कुछ लोग आए भी, ऐसा नहीं है नहीं आए, हाँ कुछ लोग नहीं आ पाए, जो नहीं आ पाए उनको अपने उनसे प्रश्न करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक बड़ा दिल दिखा करके सबको जब कार्यक्रम कर रही है तो सबको निमंत्रण दिया, भारत के तिरंगे के झंडे के अंडर में वो कार्यक्रम हो रहा था, इसीलिए मैंने कहा शुरुआत में, और आपने जो प्रश्न किया कि ये कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं था, ये कार्यक्रम भारत के तिरंगे के अंडर में था। ये देश में जो 3 महत्वपूर्ण मुद्दे थे, उन मुद्दों को लेकर के एक वैचारिक आधार पर भाजपा से लड़ने की जरूर बात थी, और साथ में सामाजिक आर्थिक जो विषमता है, उस विषमता को दूर करने के लिए जनमानस के बीच जाकर के जोड़कर लोगों को, मुद्दों को लोगों के बीच में रखने का था। उसमें हम सफल रहे। आया ये प्रश्न अलग है, और ये न तो विपक्ष को एक साथ मंच पर लाने का यात्रा था, न ये कोई रास्ता अपनाने का था, न 2024 का था। अच्छा एक बात बताइए, आखिरी बातचीत आपसे कर रहा हूं, फिर प्रेम प्रकाश जी के पास चलता हूं। ये कांग्रेस नेतृत्व के प्रश्न पर भागती क्यों है? क्या आपको लगता है कि आपके नेता माननीय राहुल गांधी अभी भी नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लायक नहीं है, इसलिए आप नहीं कहते हैं कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी होंगे? क्या वाकई आपको लगता है कि कहां नरेंद्र मोदी का इतना ऊंचा कद? क्या हमारे द्वारा की जा रही अपनी पार्टी के व्यक्ति को नेता बनाने की कोशिश, अभी फर्क बहुत बड़ा है, इसलिए अभी नहीं कहते? डरते क्यों हैं? सामने क्यों ना थे? एक राहुल गांधी है, दिलेरी से कहते हैं मैं नहीं डरता, किसी से, आखिरी व्यक्ति होऊंगा जो नरेंद्र मोदी से डरेगा। लेकिन पार्टी है, डरी है, सहमी है। एक तरह 400 दिन के लिए कार्यक्रम चल रहा है, पार्टी आज तक तय नहीं कर पा रही। प्रधानमंत्री के लिए हम दावा करेंगे नहीं करेंगे, दावा करेंगे तो चेहरा रहेगा कोई कि नहीं रहेगा। ऐसे असमंजस में फंसी हुई पार्टी के प्रति विपक्षी दल बाकी कैसे भरोसा जताए और जनता कैसे भरोसा जताए? एक इसका उत्तर दे दिया जाए, फिर जाके मैं प्रेम प्रकाश जी के पास चलता हूं आपके उत्तर के आधार पर। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा आपने मैसेज किया। राहुल गांधी जी सच में निडर व्यक्ति हैं, निर्भीक व्यक्ति हैं, और वो जो कर सकते थे और जो कर रहे हैं वो अपने आप में सच बात है, आश्चर्यजनक है। आपने भी दिखाया और देखा है किस तरह से पैदल यात्रा 4000 किलोमीटर की और मुद्दों पर बेस्ड गांधीवादी अंदाज में उन्होंने किया है। देश इस बात को समझता है और इस मुद्दे को लेकर के देश को आज जरूरत है। 2024 का भी वक्त है। आज यदि मैं कहूं कि 2024 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे या फलाने प्रधानमंत्री होंगे या चिलाने होंगे, तो मुझे लगता है अतिशयोक्ति होगी। भाजपा में भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं। आपको कैसे लगता है, क्या नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, क्या इन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड का अपना मीटिंग करके प्रधानमंत्री का कैंडिडेट तय कर दिया? नहीं किया। ठीक है, जो प्रधानमंत्री है उनका एक चेहरा होता है। और जहां तक आपने बात कही कि फासला बड़ा है, अब फासला बड़ा नहीं है, अमीरी और गरीबी का फासला बड़ा है। डॉक्टर साहब आज जो है अडानी और आम जनमानस का फासला बड़ा है, और प्रधानमंत्री जी अडानी के बहुत घट गया अजय उपाध्याय जी, वो बात जुमला पुराना हो गया क्या? अडानी और आम जनता का फासला बहुत बढ़ गया। देखिए ना, 2 नंबर से लेकर 26वें नंबर पे ला दिया गया, अंतर बहुत घट गया है। कब तक अडानी को पकड़े रहेंगे डॉक्टर अजय उपाध्याय? बहुत काम लग गया है इस दौरान, संपत्ति कहां से कहां गिर गई है, इतनी आम आदमी की नहीं गिरी। बहरहाल डॉक्टर अजय उपाध्याय ने एक बात कही, बोले अभी जल्दी क्या है, बहुत टाइम पड़ा है। और प्रेम प्रकाश जी साथ में उन्होंने कहा कि मोदी जी होंगे इसकी भी क्या गारंटी है, कौन सा फैसला हो गया है? तो अजय उपाध्याय ने तो सीधे बंदूक आपकी ओर कर दी। थोड़ा बताई दो अजय उपाध्याय जी को, है कि नहीं मोदी जी 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए? एक बात तो अजय उपाध्याय जी जो बोले सही कि भाई जो ये भारत जोड़ो यात्रा था, आपने अच्छा प्रश्न पूछा था जी, राजनीतिक नहीं था, कुछ नहीं था। वो एक था कि राहुल गांधी जी की जो छवि एक इमैच्योर पॉलिटिशियन की थी जी, उस इमैच्योर पॉलिटिशियन से मैच्योर बनाने की एक कवायद थी जी। उसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा के सब जितने शब्द हैं जी, भारत जोड़ो यात्रा में हम लोगों ने, पूरे देश ने देखा कि कैसे दिग्विजय सिंह माइक में बोल रहे थे और जयराम रमेश जो है ढकेल के माइक वाले को पीछे कर रहे थे कि नहीं नहीं मत बोलो। तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए जहां तक विपक्षी एकता की बात है और जो मोदी जी की बात है, मोदी जी
भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में तो नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, और 2024 भी उन्हीं के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इसमें कहीं कोई किसी को शंका नहीं है। और सामान्य तौर पर ये हर दल में होता है, इसलिए ये प्रश्न ही बेवाजिब है जी। वो तो एक प्रक्रियात्मक रहती है कि बाद में जो होता है। लेकिन जहां तक ये लोग हैं अपने अपने आधार पे काम कर रहे हैं, मैंने पहले ही कहा विपक्ष के पर, और हम भारतीय जनता पार्टी अपने विचार को लेकर, अपने कार्यक्रमों को लेकर के आम जनता के बीच में जाने की लगातार जो कोशिश कर... मैं थोड़ा एक बीच में सवाल करता हूं। आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कुछ नहीं थी, राहुल गांधी की जो छवि एक अपरिपक्व नेता की थी, उसको परिपक्व नेता में परिवर्तित करने की कोशिश थी, तो सफल तो हो गए। राहुल गांधी को लोग एक मेहनती राजनेता के तौर पर तो अब देश में मान रहे हैं, और राहुल गांधी ने यह बताया देश को कि आपने करोड़ों खर्च किए उनकी छवि ऐसी बनाए रखने के लिए। तो इस मोर्चे पर तो शिकस्त दे दी कांग्रेस ने आपको अपनी कोशिशों से, अपने प्रयास से। तो यहां शिकस्त दे दी, तो अगली शिकस्त के लिए आप इंतजार करेंगे या शिकस्त हिस्से में ना आए इसके लिए कुछ तैयारी करेंगे? ये सवाल है 2024 के अंदर में, क्योंकि नेता के तौर पर राहुल गांधी तैयार हो गए, ये तो अब आपकी पार्टी के भी तमाम नेता मानते हैं, बयान भी दे देते हैं बीच में दबे छुपे तरीके से। अब भाई जिसने कुछ मेहनत की उसका लाभ तो उसे मिलेगा ही, पद यात्रा में पहले भी लोगों को लाभ हुआ है तो इधर भी लाभ होगा ही, तो ऐसी बात कहने के लिए मजबूर तो कर दिया डॉक्टर अजय उपाध्याय की पार्टी ने आपको। देखिए, कांग्रेस का के वो नेता थे हैं, और ऐसा नहीं है कि उनका कोई पहला प्रयास हुआ है। 2014 के चुनाव के पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि उन्हें कहीं सिटी बस में जा रहे हैं, लोकल ट्रेन में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, फिर उस समय हुआ था कि सब प्लेन में इकोनॉमिक क्लास में जाएंगे, ये सब कहीं खटिया पे जा रहे हैं सोने, खटिया यात्रा, फिर किसी के घर जा रहे हैं देश समझने के नाम पर। तो ये सब उनके लगातार, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि एज ए पॉलिटिकल ट्रेनिंग उनका ट्रेनर बनके कांग्रेस पार्टी के लोग ट्रेनिंग अलग अलग देते रहते हैं, और जनता निर्णय करती है कि वे ट्रेंड हुए हैं कि नहीं हुए। 2014 और 19 में तो अभी नहीं किया, 24 में हमें पूरा भरोसा है कि 24 में भी जनता जो है उन्हें नहीं मानेगी, नरेंद्र उन्हें नहीं मानेगी। प्रेम प्रकाश जी, अभी इसी बात के साथ है मैं आखिरी बातचीत के लिए एक बार फिर हमारे साथ में जो माननीय तटस्थ राय देने के लिए प्रमोद गोस्वामी, उनसे बात करता हूं। और प्रमोद जी, आपसे जानना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी ने देश के स्तर पर छोड़िए विपक्षी नेताओं के बीच में यह हैसियत हासिल कर ली है कि प्रधानमंत्री के तौर पर उनके चेहरे पर सहमति हो जाए? विपक्षी एकता पार्टी के स्तर पर नहीं, चेहरे के स्तर पर दरकार है। क्या राहुल गांधी वो चेहरा होंगे जिसे विपक्ष एक राय होकर नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा करने के लिए तैयार होगा? ये सवाल है, क्या कहते हैं आप? डॉक्टर साहब, निश्चित रूप से ये एक बड़ा सवाल है, और विपक्ष देखिए महत्वपूर्ण, यह एक सबसे बड़ी दिक्कत विपक्ष के सामने जो मुझे लगती है, जहां तक राहुल जी की, क्योंकि कांग्रेस के पास राहुल जी का चेहरा सुस्पष्ट सामने है, कोई समझौता होगा तो राहुल जी होंगे, नंबर 1। नंबर 2, विपक्ष जो आपने पूछा कि को स्वीकार होगा नेतृत्व, एक तो प्रधानमंत्री पद के लिए कोई विपक्ष के पास कोई उस कद का नेता, या इस समय मोदी जी की टक्कर में या मोदी जी के सामने उस स्तर का तो कोई नेता है नहीं एट प्रेजेंट अभी तक। दूसरी बात, विपक्ष के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो भी क्षेत्रीय दल आज अस्तित्व में आए हैं वो कांग्रेस को कमजोर करके आए हैं जी। उस विपक्ष के सामने, क्षेत्रीय दलों के सामने सबसे बड़ा संकट यही है कि अगर कांग्रेस को वो फिर महत्व दे देंगे या कांग्रेस को राज्यों में उसकी पकड़ को मजबूत कर देंगे तो फिर बीजेपी को तो हटा लेंगे, लेकिन फिर हम भी कहीं सिमट ना जाएं। ये बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी प्रमोद गोस्वामी जी ने की है। इस चक्कर में अपना भी निपटारा हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की जगह खाकर ही तो हम जगह बनाए हैं। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है, और इसका समाधान कैसे निकलेगा? तो आखिरी 2 प्रश्न आपके पास हैं माननीय डॉक्टर अजय उपाध्याय। प्रमोद जी ने दिशा दे दी इस कार्यक्रम की। तो पहला सवाल तो यह है कि विपक्षी दल जो क्षेत्रीय दल के तौर पर राज्यों में है,
उनकी इस चिंता का कोई तोड़ आपके पास है? एक सवाल तो ये। दूसरा, आपने तो कह दिया बहुत टाइम है अभी। कांग्रेस के पास टाइम हो सकता है, पर विपक्षी एकता के लिए शायद समय नहीं है। राहुल गांधी नेता रहेंगे विपक्षी एकता के कि नहीं रहेंगे, यह सवाल है। क्या राहुल गांधी इसी दृढ़ता के साथ रहेंगे कि मुझे अध्यक्ष नहीं बनना और मुझे प्रधानमंत्री भी नहीं बनना? जो देख लो, ये आपको लगता है वक्त की जरूरत है, देश के सम्मुख विकल्प होना चाहिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी बहुत स्पष्ट है, आप अस्पष्टता में रहेंगे या स्पष्टता में? क्या कहते हैं? आप एक जागरूक पत्रकार हैं और निश्चित तौर पे आपका ये पूछना जायज है। जो परिस्थितियां देश में चल रही है और जिस तरह संस्थाओं पर प्रहार लगातार हो रहा है इस सरकार के द्वारा, विपक्ष की अपनी एक भूमिका सकारात्मक तौर पे होनी चाहिए और मजबूत विपक्ष होकर के वर्तमान जो सरकार है, जो जन विरोधी नीतियों के कारण जो है अब जिस तरह से लगातार अनपॉपुलर हो रही है, उनको कैसे उखाड़ फेंका जाए और उसमें कांग्रेस पार्टी का एक लीडिंग रोल रहना चाहिए। इस बात को सभी स्वीकारते हैं और मैं भी इस बात को कहता हूं अधिकृत तौर पे कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे विपक्षी एकता के केंद्र में रहेगी। जो स्थानीय स्तर पर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं राज्यों के अंदर, जिनकी अपनी वजूद है, जिनकी अपनी कार्य रणनीति है और जो कांग्रेस के इन मुद्दों के साथ आकर के भाजपा विरोध की राजनीति में हमारे साथ मजबूती के साथ कंधे में कंधा मिलाकर चलना चाहेंगे, जिससे भाजपा को हराया जा सके, उन सभी का स्वागत रहेगा। वो सभी लोग आएंगे और सभी लोग देखिएगा 2024 अभी वक्त है, 2023 का इम्तिहान अभी चल रहा है। जहां आप बैठे हैं देश के विभिन्न राज्यों में, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव होना है, उसके बाद ये सारी चीजें स्पष्ट होंगी और तय होंगी। 1 साल का वक्त है। 1 साल पहले ये कोई संसदीय परंपरा में राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपतीय प्रणाली नहीं है। ये जो प्रणाली है उस प्रणाली में चुनाव का वक्त आएगा। 5 साल अभी फैसला लिया जाएगा। कुल मिलाकर डॉक्टर अजय उपाध्याय बार बार समझा रहे हैं, अभी तो विधानसभा के चुनाव है, कर्नाटक के अभी हो रहे हैं, इसके बाद में फिर जाके राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का, उसे निपटेंगे, फिर तय करेंगे देश के संदर्भ में क्या करना है। पर सामने देखिए आपको मुकाबला किससे है? जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनकी इस देश की लोकसभा में 302 सीटें हैं, वो इतनी निश्चिंता के साथ नहीं है, वो इतने आराम के साथ नहीं है। वो अभी भी अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान कर रहे हैं, समय ज्यादा नहीं बचा, 400 दिन बचे हैं, जुट जाइए, एक एक बूथ पर जाइए, एक एक मतदाता तक जाइए और सुनिश्चित कीजिए पिछली बार से भी ज्यादा सीटें लेकर आए। दूसरी तरफ भाजपा से भयभीत विपक्ष है, पर साथ में कह रहा है बहुत टाइम है अभी, देख लेंगे। अगर देख लेंगे तो क्या जनता वाकई इनको देखेगी? ये सवाल है। विपक्ष क्या इस चुनौती को वाकई गंभीरता से लेगा या केवल विलाप की राजनीति करेगा? इसका उत्तर आना चाहिए। अगर विकल्प है तो विकल्प स्पष्ट भी होना चाहिए। कांग्रेस अपने स्तर पर विकल्प देने के लिए तैयार नहीं अभी नेता के सवाल पर, तो विपक्षी एकता का नेता कौन होगा? इसका उत्तर हम कैसे खोजें? इंतजार रहेगा इसके उत्तर जानने के लिए। देखें विपक्षी दल इसका उत्तर लेकर कब जनता के सामने आते हैं। बहरहाल आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। इस हालात पर हमें कमाल का शेर मिला है। एक तरफ ममता बनर्जी, एक तरफ नीतीश कुमार, एक तरफ टीआरएस वाले अब बीआरएस बनाकर बैठे हैं, माननीय चंद्रशेखर राव। सबके पास अपने अपने सपने हैं, अपने अपने दावे हैं, तो उसको लेकर वसीम बरेलवी ने कमाल का शेर लिखा। हम कोशिश करते हैं विषय के साथ जुड़ा हुआ शेर आपसे साझा करें। आज का शेर कमाल का मिला। वसीम बरेलवी कमाल के शायर, उनका कमाल का शेर कहता यह है कि बंदा बनने को यहां कोई भी तैयार नहीं वसीम, कि बंदा बनने को यहां कोई भी तैयार नहीं वसीम, सब इसी धुन में है कि खुदा हो जाए। वसीम बरेलवी ने क्या बात कही। और सभी खुदा बनने के लिए तैयार करेंगे तो इस बंदे से लड़ेगा कौन? जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी की करिश्माई शख्सियत के लिए क्या वाकई लोग एकजुट होने के लिए तैयार है? सवाल हमें का इंतजार है। इसी के साथ अब मुझे इजाजत, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए साथ।